प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या संरचना की हम बात कर रहे थे। जनसंख्या संरचना, विश्व जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था आयु संरचना। उसके बाद में हम बात कर रहे थे लिंगानुपात। लिंगानुपात के अंतर्गत हमने देखा था कि जो स्त्री और पुरुषों की जो संख्या है, उन संख्याओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर, विश्व या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर देश हैं वहाँ पर लिंगानुपात को अलग तरह से प्रदर्शित किया जाता है और भारत में अलग तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, पुरुषों की संख्या बटा में स्त्रियों की संख्या गुणा में 1000, ये एक सूत्र है हमारे पास में। ये विश्व या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर देश हैं जहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या दर्शाई जाएगी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ये प्रदर्शित की जाती है। लेकिन हम भारत की दृष्टि से देखेंगे कि भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का कौन सा सूत्र प्रदर्शित होता है। तो ये देखिए, स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुना में 1000। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि जो पुरुषों की संख्या ऊपर थी वो पुरुषों की संख्या यहाँ नीचे है, और जो स्त्रियों की संख्या नीचे थी वो संख्या क्या है? ऊपर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। यहाँ प्रति 1000 स्त्रियों पर हैं और यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या प्रदर्शित करनी है। तो कई बार क्या होता है, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र या विश्व स्तर पर पूछेगा तो हम ये प्रदर्शित करेंगे। अगर सामान्य पूछा जाता है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, तो हम कौन सा प्रदर्शित करेंगे? जो भारत में हमारा प्रचलित है, स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या इंटू में 1000। कई बार इस प्रकार के सूत्र नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और उस क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि स्त्रियों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है, तो आप उस क्षेत्र का या उस प्रदेश का लिंगानुपात बताइए। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये चीज़ आगे जो भारत के भूगोल, भारत के स्तर पर बात करेंगे तब भी काम आएगी। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं, आगे फिर आपको दिक्कतें नहीं होगी। क्वेश्चन है, किसी ए प्रदेश में
पुरुषों की संख्या पाँच हजार तथा स्त्रियों की संख्या 4800 है, तो ए प्रदेश का लिंगानुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। स्त्रियों की संख्या मिलेगी आपको और पुरुषों की संख्या भी मिली। पुरुषों की संख्या 5000 और स्त्रियों की संख्या 4800 है। तो देखिए लिंगानुपात सूत्र कौन सा है? स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुना में 1000। ये हमारे पास में सूत्र है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? स्त्रियों की संख्या है 4800, 4800 बटा में पुरुषों की संख्या कितनी है? 5000 गुणा में 1000। अब देखिए 10 से 10, फिर 10 से 10 और फिर 10 से 10, ये 1000 चला गया। नीचे शेष क्या रह गया है? 4800 बटा में 5। अब देखिए इसका भाग देंगे, 48 में भाग देंगे 5 का, 5 निमा 45 और बच गया हमारे पास में 3, 5 6 का 30 और लास्ट में 10 है। कितना आ गया? 960 आ गया। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित हो रहा है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगर 1000 पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हैं? 960 है। कितनी है स्त्रियां? 960। ये 960 क्या निकला है? हमारा लिंगानुपात निकला है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे सामने पूछा जा सकता है या आ सकता है। अब देखिए ये तो हमने देखा था लिंगानुपात की जो मुख्य संकल्पना थी उसके बारे में। अब लिंगानुपात जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है लिंगानुपात का, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि आयु संरचना है या आयु वर्ग है, वो आयु वर्ग जनसंख्या संरचना में किस प्रकार अपना महत्व प्रदान करता है, उसी प्रकार लिंगानुपात। किसी क्षेत्र में हम ये देखेंगे कि भी कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से आयु के यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। अब वो आयु हमने देख ली है, उसके बाद में उस आयु वर्ग में कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, ये भी हम देखते हैं। क्योंकि विकास जब भी किया जाता है तो हमें जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना होगा और उन्हीं जनसंख्या या उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग हमें विकास करना आवश्यक होगा। तो इसलिए हम लिंगानुपात को प्रदर्शित करेंगे। अब लिंगानुपात के अंतर्गत क्या होता है? पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री दो बातें हो गई। लेकिन पुरुष और स्त्री हमें एक तो ग्रामीण स्तर पर भी दिखाई देती हैं और एक नगरीय स्तर पर भी दिखाई देते हैं। ग्रामीण स्तर और नगरीय स्तर दोनों स्तरों पर हमें लिंगानुपात स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है ये दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की,
पश्चिमी यूरोपीय देशों की, तो वहाँ और एशिया, देखिए पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र हैं, यूएसए का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में और एशिया के क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण और नगरीय जो लिंगानुपात है उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। जो क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र है, जैसे हम बात करेंगे नगरों की बात करते हैं, तो नगरों में क्या होता है और ग्रामीण स्तर पर क्या होता है। देखिए नगरों की हम बात करते हैं तो नगरों में और ग्रामीण स्तर पर यहाँ आपको पुरुषों की संख्या प्रदर्शित होगी और यहाँ आपको स्त्रियों की संख्या प्रदर्शित होगी। ये कहाँ होगा? ये होगा विकसित क्षेत्रों में। कहाँ होगा? विकसित क्षेत्रों में। ग्रामीण स्तर पर क्या मिलेंगे आपको? अधिक पुरुष मिलेंगे और नगरीय क्षेत्रों में क्या मिलेंगे? स्त्रियां मिलेंगी। ये बात चल रही है विकसित क्षेत्रों की। लेकिन विकासशील क्षेत्रों में क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिखाई देती हैं? स्त्रियां दिखाई देती हैं और नगरीय क्षेत्रों में पुरुष अधिक दिखाई देते हैं। अब ये पुरुष मान लो 5000 जनसंख्या है किसी प्रदेश की जनसंख्या क्या है? 5000 है। इसमें से क्या होगा? 3000 पुरुष और 2000 स्त्रियां। ये अंतर हमें दिखाई दे रहा है। पुरुष 1000 ज़्यादा है। ये विकासशील क्षेत्र की बात चल रही है। विकासशील क्षेत्र जैसे भारत की बात कर रहे हैं हम, उन क्षेत्रों में नगरीय या नगरों के अंतर्गत देखा जाए तो पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। ये पुरुषों की संख्या नगरों में अधिक क्यों पाई जाती है? किस कारण पाई जाती है? ये हमारा मेन मुख्य पहलू है। देखिए रोजगार, ये सबसे बड़ा कारक होता है। जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो वो नगरीय क्षेत्रों में पलायन करता है या उसका प्रवास होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये जो लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के सारे पुरुष कहाँ आने शुरू हो जाते हैं? रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों में आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। विश्व स्तर पर बात करें हम तो देखिए विश्व स्तर की बात करते हैं तो 1950 के आसपास की बात करते हैं, उस समय लिंगानुपात देखा जाता है तो वो बहुत कम देखा जाता है। लेकिन 1980 के आसपास की बात करेंगे 993, ये विश्व स्तर पर विश्व का लिंगानुपात है। 1980 में 993 लिंगानुपात पाया गया, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? कम हो गया। 2015 की ओर आएंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 983 दिखाई दे रहा है। 983 दिखाई दे रहा है। 1980 की बात करते हैं तो 993 दिखाई दे रहा है। मतलब जनसंख्या जैसे ही वृद्धि हुई है, लोगों के पास में संसाधनों की कमी हुई है और संसाधनों की कमी के कारण क्या है? लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर देते हैं रोजगार के लिए। अब देखिए विश्व में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा पाया जाता है और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर लिंगानुपात कम पाया जाता है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए हम महाद्वीप के दृष्टि से देखेंगे तो महाद्वीप की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात पाया जाता है महाद्वीप, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात पाया जाता है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? किस महाद्वीप में पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है 1055। फिर हम बात करते हैं दूसरे का लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में लिंगानुपात पाया जाता है 1033। अब ये मैंने 1055 लिख दिया, 1033 लिख दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर 1000 पुरुष हैं, 1000 क्या है? पुरुष हैं। लेकिन 1000 पुरुषों पर स्त्रियाँ कितनी हैं?
1055 स्त्रियां हैं। मतलब 55 स्त्रियां क्या है, अधिक हैं। पुरुषों की संख्या के बावजूद भी 55 स्त्रियां क्या हैं, अधिक हैं। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। दूसरी बात कर रहे हैं हम लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन सा क्षेत्र है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए यूएसए, उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, ये उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। और मध्यवर्ती जो पार्ट है, इन दोनों अमेरिकाओं का जो मिलन होता है या मध्य अमेरिका है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ लैटिन अमेरिका में भी क्या है, जो लिंगानुपात है वो ज़्यादा पाया जा रहा है, 1033। फिर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में लगभग 1029 के आसपास लिंगानुपात पाया जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे 6 नंबर पर एशिया आता है, जहां 964 लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? एशिया में प्रदर्शित हो रहा है। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? यूरोप के क्षेत्र में प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, ये महाद्वीपों की दृष्टि से विश्व स्तर पर लिंगानुपात है। विश्व का जो लिंगानुपात है वो देखिए 2015 के अकॉर्डिंग 983 प्रदर्शित किया गया। अब देखिए देश की दृष्टि से कौन से देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात हैं वो रूस देश में पाया जाता है 1167। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है किस देश में पाया जाता है? रूस के अंतर्गत है 1167। फिर हम बात करते हैं जापान, 1065 स्त्रियां पाई जाती हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। फिर हम अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील में 1040। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा कौन से देश में पाया जाता है लिंगानुपात? रूस में पाया जाता है, उसके बाद में जापान में, फिर ब्राज़ील में। हम बात करते हैं भारत की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत में 943 लिंगानुपात पाया जाता है, जो मध्यम स्तर का है, या हम कह सकते हैं इसमें काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है अन्य देशों की तुलना में। तो ये हमारा जो लिंगानुपात है जिसका हमने अध्ययन किया। अब क्या है, अलग अलग देशों में या अलग अलग क्षेत्रों में ये जो लिंगानुपात दिखाई दे रहा है, इस लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर कुछ वर्गों की हम बात करेंगे। उन वर्गों को देखेंगे कि कौन से वर्ग में कौन से क्षेत्र आते हैं, अधिक वाला कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, और उससे न्यूनतम वाला क्षेत्र कौन सा है। उस क्षेत्रों की बात करेंगे तो कुल क्षेत्र हमारे पास में 4 क्षेत्र हैं। उन 4 क्षेत्रों की हमें बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं लिंगानुपात के 4 क्षेत्रों की, कौन कौन से क्षेत्र हैं। लिंगानुपात में सबसे पहला एक क्षेत्र मिलेगा आपको अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, इसका जो पैमाना है वो पैमाना है कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे देश जहां पर 1050 से अधिक 1050 से अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आएगा?
अत्यधिक स्त्री अधिकता वाला। ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? जैसे पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र कौन से हैं? अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले क्षेत्र हैं। फिर हम बात करते हैं स्त्री अधिकता वाले क्षेत्र। ये अत्यधिक क्या हो गया? ये कट गया। स्त्री अधिकता वाले देश ये क्या होंगे? 1000 से 1050 जहाँ लिंगानुपात पाया जाता है वहाँ पर स्त्री अधिकता वाले देश कहलाएंगे। जैसे यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं? स्त्री अधिकता वाले क्षेत्र हैं। अब ये वैल्यू देखिए आप, 1000 है, 1000 पुरुषों पर 1000 स्त्रियों की संख्या है। यहाँ पर इक्वल पैमाना आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे कम क्या होगा? इससे कम मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 से कम या 950 से 1000। अब देखिए स्त्रियों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। मतलब 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियाँ, तो ज़्यादा कौन से हो गई? पुरुष हो गए। तो पुरुष अधिकता वाले, अब हम बात करेंगे किसकी? पुरुष अधिकता वाले क्षेत्रों की। नंबर 3, पुरुष अधिकता वाले देश, उनका पैमाना क्या रहेगा? 950 से 1000 के मध्य। ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है, ब्राज़ील है, ईरान है, क्यूबा है, ये सारे के सारे क्षेत्र किस में आएंगे? पुरुष अधिकता वाले क्षेत्रों में। फिर हम बात करते हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता वाला क्षेत्र। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाला क्षेत्र 950 से कम। अब ऐसा क्षेत्र हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 943, किसका था? भारत का। तो भारत किस में आता है? अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले क्षेत्र में सम्मिलित है। इस प्रकार से हमने ये देखा है कि लिंगानुपात कौन से क्षेत्रों में विश्व की दृष्टि से कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर न्यूनतम है। अगर लिंगानुपात में असंतुलन दिखाई देता है, लिंगानुपात में असंतुलन दिखाई देता है, तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और वहाँ की जो सामाजिक संरचना है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये सारे के सारे कारक किस पर इफेक्ट डालेंगे? उनके विकास के कार्यों पर इफेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 टॉपिक देख लिए हैं, 2 पहलुओं की चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे जनसंख्या संगठन की बात करेंगे, उसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।